Hello everyone and welcome to our YouTube channel Only CBSE। तो मैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करवा रही थी CBSE बोर्ड। फर्स्ट चैप्टर जो कि है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए पहले। तो वहाँ पे आप देख लेना उसे। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। अगर कोई चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया या कुछ छूट गया उसमें तो मैं अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ या शॉर्ट्स के फॉर्म में या किसी फॉर्म में भी समझा सकती हूँ, ठीक है, बाद में। या आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी मैं। तो आप कभी भी पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है, आस्क योर क्वेरीज। सॉरी। तो अभी नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मतलब हम पहले एक बार मैं रीकैप करवा दूं कि क्या क्या हुआ था, ताकि तुम्हें याद रहे अच्छे से। किसी ने नहीं भी देखी है तो एक बार देख लेना अच्छे से, और किसी को कोई डाउट्स हो प्लीज पूछ लेना। एक बार रिकैप करवा देते हैं आपका। ओके। तो हमने पढ़ा था क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। मतलब 4 उसमें चीजें आ जाती हैं आपकी। क्या क्या आ जाता है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। मैंने उसको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, इसलिए मैं आपका बार बार बोल रही हूँ कि आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपका कंसेप्ट सारा उसमें क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर क्वेश्चन आएगा भी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन करो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन करो, तो आप इजिली एक्सप्लेन कर पाओगे उसमें अच्छे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में एंड खुद से भी। अगर आपको लाइन टू लाइन याद नहीं रह रही चीजें तो आप खुद से भी एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे उसे पढ़ के, ठीक है। तो हमने ये पढ़े थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 टाइप के होते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आगे चलते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे अभी, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे। क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि ये पालमपुर में कैसे अप्लाई हो रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किस तरीके से वहां पे अप्लाई हो रही हैं, कैसे, क्या क्या लैंड है वहां पे, क्या लेबर है ना, क्या फिजिकल कैपिटल है, एंड ह्यूमन कैपिटल पे तो आपका अलग से चैप्टर है। तो हम यहाँ पे डिटेल में एक बार देखेंगे। तो फर्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक, दैट इज लैंड इज फिक्स्ड। क्या है? लैंड इज फिक्स्ड, ठीक है। तो हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, मैंने इसमें बताया था कि जो पालमपुर है उसकी वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है जिसके थ्रू ये इनकम कमाते हैं सारे वहाँ के जो पॉपुलेशन है। तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। अगर आपको क्वेश्चन आएगा ये एमसीक्यूज में कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या थी पालमपुर की, तो आप बता सकते हो फार्मिंग है, ठीक है। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कोई भी क्वेश्चन अगर कुछ भी आता है आपके ऑप्शंस में तो आप इजीली टिक कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है। बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कितनी पॉपुलेशन उसमें इंक्लूडेड है ना। जब हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि यार ये मेन प्रोडक्शन है, एक्टिविटी है, यही बहुत सारे लोग करते हैं, पर कितने लोग करते हैं? 75% पॉपुलेशन जो है वो किस में इंक्लूडेड है? फार्मिंग में इंक्लूडेड है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी फार्मिंग से उनको पैसे मिल रहे हैं। तो 75% पॉपुलेशन जो है वो किस प्रोडक्शन एक्टिविटी पे बेस डिपेंडेंट है? फार्मिंग पे, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे जो है फार्मर्स भी हैं एंड फार्म लेबरर्स भी हैं। लेकिन आपको अब ये डाउट होगा क्या होता है यार, फार्मर्स क्या होता है और फार्म लेबरर्स क्या होता है। तो मैं एक बार बता देती हूँ, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, जैसे ये एक फार्मर है ना, उसकी जमीन है, उसकी जमीन है इतनी, तो उस पे वो खुद ही काम करके, वो या उसकी फैमिली खुद ही काम करके वहां पे प्रोडक्शन कर रही है, कल्टीवेशन कर रही है, हार्वेस्टिंग, सारा प्रोसेस खुद से कर रहे हैं, उगा रहे हैं यहाँ पे, और उसके थ्रू फिर उसको बेच रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, चलो 2 4 ले लो तुम, जिनके पास जमीन नहीं है यहाँ पे, उनके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किसी और के लैंड पे जाके, ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास बहुत बड़ा लैंड है, इतना बड़ा लैंड है उसके पास, तो उसके लैंड पे जाके ये 3 4 लोग आके काम करते हैं। इनका एक एक पर्टिकुलर काम है, यहाँ पे कल्टीवेशन करता है, खुदाई कर रहा है, या फर्टिलाइजर्स कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, कुछ भी वैसा था। ये लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद इन लोग को इस काम के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ काम के लिए थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। जो भी प्रॉफिट है इसमें से आता है उसमें थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाता है इन पे। तो इनको जो बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम फार्म लेबरर्स। और ये जो है पर्टिकुलर पर्सन,
या इसकी फैमिली, उसको हम बोलेंगे फार्मर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स के बीच में, ठीक है। लाइक कोई भी यार एक टॉपिक कुछ भी आए तो वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे आए तुम्हें तो तुम्हें पता हो कि क्या बात डिस्कस हो रही है, किस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैं साथ के साथ अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो इस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। कितने 75% पॉपुलेशन फार्मर्स हैं, फार्म लेबरर्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, वैसे से डिपेंडेंट है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि कितने लोग डिपेंडेंट है फार्मिंग पे और क्या मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये तो हमें पता चल गया। बट अब हम लैंड की भी तो बात करेंगे ना, यहाँ पे कितना लैंड किस बेसिस पे कैसे कैसे है यहाँ पे अवेलेबल पालमपुर में, कि कैसे कैसे अवेलेबल है, वो हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि पालमपुर जो है, जैसे ये इतना एरिया जो है ये पालमपुर का है, ठीक है। तो 1960 से पालमपुर इतना का इतना ही है, ठीक है। मतलब इसमें लैंड में कुछ एक्सटेंशन नहीं हुई, लैंड एक्सटेंशन इन द सेंस कि कोई और विलेज इसमें ऐड हो गया हो, या कोई और ऐसे ही कोई एरिया यहाँ पे वो इसमें ऐड हो गया हो, नहीं। इतना था, इतना का इतना ही है। बस इसमें ये चेंजेस आ गए हैं, जैसे ये एरिया यहाँ पे अगर कल्टीवेशन नहीं हो रही थी, यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो इसको क्या क्या है, ये वेस्ट लैंड माना जाता है ना, जहाँ पे अगर कल्टीवेशन नहीं हो रही हो उसे हम वेस्ट लैंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ना, तो फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे थे, यानी तो कुछ भी ऐसे खुदाई वगैरह कुछ कर रखी है, तो वैसा सा एरिया था। उसको क्या किया, इन्होंने चेंज कर दिया कल्टीवेबल लैंड में, ठीक है। वेस्टलैंड मैंने बता दिया, ऐसे ही कुछ घास फूस उग रखा है, फालतू का कोई जमीन है, तो वेस्टलैंड हो गई। उसको बस कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। वेस्टलैंड से उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कल्टीवेबल लैंड में। यहाँ पे तुम्हारे मेंशन भी किया गया है, ठीक है। बस ये डिफरेंस हुआ है, इसमें कोई अलग से लैंड ऐड नहीं हुआ है, बस इतना ही है कि इतना जो लैंड एरिया था उसमें वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है, और वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी करी जा रही है, ठीक है। तो 1960 से इनका लैंड इतना का इतना ही है, यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं हुआ लैंड एरिया में, बस ये चेंजेस आया है कि वेस्ट लैंड से कल्टीवेबल लैंड में चेंज कर दिया है उस लैंड को। तो यहाँ पे फार्म प्रोडक्शन और कोई तरीके से इंक्रीज नहीं की जा सकती, बस ये इसी तरीके से इंक्रीज की गई है। अगर क्वेश्चन आता है वन वर्ड में या लाइक तुम्हें एमसीक्यूज में, तो तुम ये बता सकते हो कि इसमें फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे की है इन लोग ने, पालमपुर ने, यहाँ पे वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट करके, ठीक है। आगे हम एक और चीज देखेंगे कि एक तो ये एक रीजन हो गया, आगे हम एक और रीजन देखेंगे कि किस तरीके से इनने और फार्म प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज की थी। वो एक्चुअली पूरे इंडिया के बेसिस पे हम देखेंगे अभी आगे, फिर हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें यहाँ का बता दिया, पालमपुर का क्या सीन था, वो अच्छे से एक्सप्लेन मैंने तुम्हें कर दिया यहाँ पे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था, लैंड इज फिक्स। जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें क्या था, लैंड इज फिक्स। उसमें हमें पता चल गया लैंड एक ही है, उतना ही है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ है लैंड एरिया में, बस उतना ही है, ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। इनका मतलब है कि ऐसा कोई तरीका है कि एक ही लाइन से हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कोई तरीका है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ये एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ऐसा है, वेज ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू तुम इंक्रीज कर सकते हो। तो हमने क्या देखा था, ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटी मेन है, 75% पॉपुलेशन है, और हमने क्या देखा, वेस्ट लैंड से कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो जितना भी एरिया है पालमपुर का, ठीक है, जितना भी एरिया है पालमपुर का, वहाँ पे सारी जगह भी कल्टीवेशन होती है, वहाँ पे सारी जगह भी फार्मिंग एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। कोई भी ऐसा लैंड नहीं है कि वेला छोड़ रखा है, ये वेस्ट लैंड में है, या वो उधर पे कोई फार्मिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, कल्टीवेशन नहीं हो रही, क्रॉप्स नहीं उगाए जा रहे, नहीं, ऐसा कोई लैंड नहीं है। सारा लैंड कल्टीवेशन में है, कोई भी लैंड आइडल नहीं छोड़ा गया है, मतलब खाली नहीं छोड़ा गया। आइडल का मतलब होता है खाली छोड़ना, ठीक है। तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये है कि देखो यार, रोड्स वगैरह एंड घर वगैरह का तो लैंड एरिया अलग हो गया, वो चलो बात अलग हो गई। उसको छोड़ के जो बाकी एरिया जितना भी है, जिनका भी लैंड है बाकी जो बचा हुआ, उस सारी जगह में क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे फार्म लेबरर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा हो। तो सारा लैंड वहाँ पे यूज हो रहा है, ऐसा कोई भी लैंड नहीं है कि नहीं यूज हो रहा है,
नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो सारा लैंड वहाँ पे यूज हो रहा है। किस तरीके से ये यूज कर रहे हैं हम ये भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। कैसे कैसे वे में ये लोग अपना लैंड यूज कर रहे हैं, कैसे क्या कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो रेनी सीजन के टाइम ये क्या करते हैं, खारिफ क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि ज्वार या बाजरा, जो कि किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कैटल फूड के लिए, ठीक है। किसके लिए, कैटल फूड के लिए। कैटल फूड इन द सेंस जो भी गाय भैंस बकरी वगैरह इनने अपने वहां पे रखी हुई ये है अपने घर में, उनको खिलाने के लिए ये लोग क्या यूज करते हैं, ज्वार बाजरा वगैरह, जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब ये इनका हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद पोटैटोज उगाते हैं, ठीक है। आलू उगाते हैं, कब से, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, या उसके बीच में जब नेक्स्ट विंटर क्रॉप्स उगाते हैं उससे पहले जो भी टाइम बचता है इनके पास, ये खारिफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के बाद जो टाइम बचता है उसमें ये लोग क्या उगा लेते हैं, पोटैटो उगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विंटर सीजन में ये क्या करते हैं, राबी क्रॉप्स उगाते हैं, स्पेशली क्या, वीट, ठीक है। क्या, वीट उगाते हैं। तो ये लोग ठीक है, अभी ये सब चीजें तो उगा रहे हैं, तो इनकम इनको कैसे मिलती है वो हम देख लेते हैं एक बारी। जैसे इनने कोई भी चीज उगाई तो ये क्या करते हैं, अभी हमें क्या पता चला, जवार एंड बाजरा तो कैटल फीड के लिए मोस्टली यूज करते हैं। कुछ कुछ लोग खाने के लिए भी यूज करते हैं, बाजरा की रोटी बनाते हैं। जवार जवार का तो आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, बट लाइक बाजरा का तो मुझे पता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत से लोग खाते भी हैं बाजरा की रोटी, ठीक है, स्पेशली ठंडियों के टाइम पे, ठीक है। तो हाँ मैं क्या बता रही थी कि जैसे इन्हें प्रोड्यूस किया, ये इन्होंने इतना सारा प्रोड्यूस किया, ठीक है, इतना सारा प्रोडक्शन इनका हो गया एक लैंड से, एक पर्टिकुलर लैंड से इतना प्रोडक्शन इनका हो गया। इसमें से ये क्या करते हैं, जैसे अगर 4 लोग रह रहे हैं फैमिली में, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोग अगर फैमिली में रह रहे हैं, तो जैसे अभी इन्हें वीट प्रोड्यूस की विंटर सीजन के टाइम, उसके बाद जब भाई हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग के बाद ये लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट विंटर तक जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी घर में, इन 4 लोगों की, एक साल तक ये जितना खा सकते हैं वेट, उतना वेट ये रख लेते हैं। जैसे इतना वेट ये खा सकते हैं, ठीक है, तो इतना सा रख लेते हैं ये। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, जो इतना बच गया है ये वाला पोर्शन, ये इनको, ये सरप्लस जो बच गया इतना सारा, ये बेच देते हैं, ठीक है, मार्केट में जाके बेच देते हैं। तो पालमपुर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कौन सी मार्केट में जाके बेचते हैं, रायगंज में। कहाँ, ठीक है, रायगंज में। रायगंज इफ यू रिमेम्बर, जो सबसे बड़ा विलेज है पालमपुर के सबसे पास में, 3 किलोमीटर अवे है ये ऑलमोस्ट। सबसे बड़ा विलेज जो है, जहाँ पे मार्केट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जहाँ पे बेचा जाता है, ये फार्मर्स वगैरह आसपास से इकट्ठा होकर वहाँ पे बेचते हैं, तो वहाँ पे जाके सरप्लस अपना बेच देते हैं। जो ये बेचते हैं उसके थ्रू इनको इनकम मिलती है, ठीक है। तो ये इनका इनकम का सोर्स है, ये मैंने बता दिया तुम्हें कि कैसे ये पैसे कमाते हैं। हमने देखा कि क्या है एक्टिविटी इनकी, वो तो हमें पता चल गया, ठीक है। ये इन्होंने प्रोड्यूस किया, खारिफ क्रॉप्स, साबी क्रॉप्स हो गए, पोटैटो वगैरह प्रोड्यूस किया। एक और चीज ये प्रोड्यूस करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनका एक लैंड है पर्टिकुलर, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ये एक पर्टिकुलर लैंड है इनका, ठीक है, एक लैंड है ये। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे उगा लिए इनने, वीट उगा ली सपोज, ठीक है, या वैसे वीट के टाइम तो नहीं, राबी क्रॉप, ये खारिफ क्रॉप्स उगा लिए, जवार बाजरा उगा लिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये जो साइड साइड में जो एरिया बच जाता है, ठीक है, तो जो खाली जगह बच जाती है, जब ये एक लैंड पे उगा रहे हों, उधर पे जो साइड में खाली जगह जो बच जाती है, वहां पे क्या करते हैं, ये लोग उगा लेते हैं शुगर केन, ठीक है, शुगर केन उगा लेते हैं। और उसका क्या करते हैं, ये जाके बेचते हैं शाहपुर में, ठीक है। कहाँ पे, शाहपुर में। शाहपुर जो है सबसे छोटा विलेज जो पालमपुर के आसपास है, ठीक है, सबसे छोटा विलेज जो पालमपुर के पास है, वहां पे जाके ये बेच देते हैं शुगर केन को। और वो शाहपुर में जाके, जो शाहपुर में जहाँ पे बेचते हैं जिनको, वो जैगरी बनाते हैं वहाँ पे। क्या बनाते हैं, जैगरी। जैगरी इज गुड़, ठीक है, गुड़ को बोलते हैं हम जैगरी। शुगर केन से इवन शुगर भी बनती है एंड जैगरी भी बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके बेचते हैं एंड वहाँ पे जैगरी बनाया जाता है। ये देख लो एक बारी, मैं दिखा दूँ ये तुम्हें, जो क्रॉप्स की बात मैं कर रही थी, ये खारिफ क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में उगते हैं। कब से कब, जून से अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक। फिर उसके बीच का जो टाइम होता है, बीच में ये लोग उगा लेते हैं पोटैटो वगैरह। फिर उसके बाद जब ये राबी क्रॉप्स उगाते हैं विंटर सीजन में, मोस्टली टाइम अक्टूबर तो नवंबर होता है, या उसके बीच में और भी एक्सटेंड जो करना चाहते हैं उस टाइम पे ये
वीट उगा लेते हैं। तो जवार जो है ऐसा दिखता है, उसकी कल्टीवेशन ऐसी होती है फार्म्स में, और सीड्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और बाजरा ऐसा दिखता है, कल्टीवेशन जब उसकी करते हैं, और सीड्स ऐसे होते हैं। तो वीट ऐसा दिखता है कल्टीवेशन के टाइम पे, एंड उसके सीड्स ऐसे होते हैं। उसके बाद इसको पीस के इसका आटा बनाया जाता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये फोटोज मैंने इसलिए लगाई तुम अच्छे से, ताकि डिफरेंशिएट कर सको, और अगर आसपास तुम्हें कभी दिखे भी तो तुम्हें पता हो कि ये क्या चीज उगी हुई है यहाँ पे, क्या नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए, और तुम डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाओ सीड्स के बीच में भी, इवन उनकी कल्टीवेशन के बीच में भी, अगर तुम्हें कभी दिखे इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख लो, तुम्हें पता होना चाहिए कैसी चीज क्या क्या चीज कैसी दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी। हाँ, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ना कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हम सारा लैंड यूज कर रहे हैं, वहाँ पे सारे क्रॉप्स भी अच्छे से उग रहे हैं, और जाके ये लोग बेच भी रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि इनकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा अच्छी हो रही है और ये अच्छे से बेच पा रहे हैं? वन ऑफ द मोस्ट important reason over here is irrigation, well developed irrigation, ठीक है। वेल डेवलप्ड इरिगेशन, इरिगेशन का जो फॉर्म है इनके पास पानी बहुत ज्यादा है, और ये अच्छे से खेतों में अपने पानी दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छे से कल्टीवेशन इनकी हो रही है, अच्छे से उग रहे हैं सारे पौधे, सब कुछ अच्छे से उग रहा है। उसके थ्रू इनकी कल्टीवेशन अच्छे से हो रही है। इवन इनके पास इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बताया था कि वेल डेवलप्ड एरिया है, ऑलमोस्ट वेल डेवलप्ड विलेज है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट अवेलेबल है, स्कूल्स हैं पास में क्या विलेज में ही अवेलेबल है स्कूल्स भी, पब्लिक हेल्थ भी अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो इनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, उसके थ्रू इन्हें इरिगेशन फैसिलिटी अपनी अच्छी बनाई हुई है। क्या अप्लाई किया हुआ है इनने? ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स ये साइड में तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे फोटो में, इसको हम ट्यूबवेल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ट्यूबवेल बोलते हैं, जो यहाँ से पानी देता है, यहाँ से पानी इसमें इकट्ठा होता है, और नीचे से पानी जा रहा है, ये जाते हुए तुम्हें दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे लाइंस बनी होती है साइड साइड में, ये जैसे इधर पे दिख रही होगी साइड में एक दो लाइंस, उसके थ्रू यहाँ से पानी जाता है और वो खेतों में जाता है, जिसके थ्रू सारे सीड्स को अच्छे से पानी मिलता है, और वहाँ पे अच्छे से कल्टीवेशन होती है, वहाँ पे सारे क्रॉप्स अच्छे से उग जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक रीजन ये हो गया कि यहाँ पे कल्टीवेशन इस क्या रीजन है, ये अच्छे से सारे क्रॉप्स उग पा रहे हैं यहाँ पे, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और वो किस लिए अच्छा है? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इवन यहाँ पे इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील्स भी यूज करते हैं। पर्शियन व्हील्स, इट्स लाइक जैसे ये सर्कल सा है, ठीक है, मतलब गोल सा बड़ा सा होता है, यहाँ पे ऐसे सारी जगह छोटी छोटी बाल्टियां होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी बाल्टियां होती है सारी जगह। मैंने उसकी फोटो नहीं लगाई, मैं भूल गई थी, ये एक बार मैं ऐसे बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। और नीचे ऐसे ही सेम वे में, जैसे यहाँ पे ट्यूबवेल्स के लिए नीचे पानी सा है, इधर पे ऐसे जगह पानी होता है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, रोटेट करता रहता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। कैसे भी रोटेट करता है, जिस तरफ से बाल्टी ऐसे खाली होगी ना, उसके साइड में खेत है यहाँ पे जैसे, तो वहां पे ये पानी ऐसे से फेंकते रहते, ऊपर से पानी ऐसे पड़ता रहता है, यहाँ से भरते हुए जाता है, फिर नीचे पानी पड़ता रहता है, ठीक है। अगर जैसे इस वे में जा रहा है, तो यहाँ से पानी भरेगा, फिर यहाँ से पानी फेंक देगा, यहाँ से नीचे जाएगा पानी, फिर वो खेतों में जाएगा, जिसके थ्रू सभी क्रॉप्स को पानी अच्छे से मिल पाएगा। तो एक इरिगेशन सिस्टम इनके पास ये भी था, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बताया कि इरिगेशन के लिए इनके पास ट्यूबवेल्स है ना। जो ट्यूबवेल से पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो इनको इतना आइडिया नहीं था, तो चलो उस टाइम पे पर्शियन व्हील्स ये लोग ज्यादा यूज करते थे, ठीक है। तब उस टाइम पे ये लोग पर्शियन व्हील ज्यादा यूज करते थे, या रेन्स पे डिपेंड करते थे। तो इनको ज्यादा आइडिया नहीं, अब गांव के लोग हैं तो उनको नहीं पता कि फैसिलिटीज कैसे चाहिए, क्या है, क्या हमें करना चाहिए, है ना। इनको बस फार्मिंग का काम पता है, तो वो कर रहे हैं अपने अच्छे से ईमानदारी से। तो उस टाइम पे इनने क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1960s के टाइम पे खुद पहले इंस्टॉल किए थे ट्यूबवेल्स। जैसे जैसे लोगों को पता लगने पड़ा कि ये क्या सिस्टम है, क्या कैसे हम अप्लाई करते हैं, किस
तरीके से हम लगा सकते हैं। तो लोगों ने अपने-अपने घर में एक-एक इंडिविजुअल अपने-अपने घर में जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो फार्मर्स अच्छा खासा कमा रहे हैं, उन्होंने अपने घर में खुद से लगाना शुरू कर दिए थे। मोस्टली आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगे देखने को? नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, पंजाब, हरियाणा वगैरह में या यूपी वगैरह में, ठीक है? वहाँ पे ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे रिवर्स हैं अच्छी खासी, वहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। चलो मैंने इंडस का नाम ले ही लिया तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो क्या-क्या है? एक बार अच्छे से बता दो, ठीक है? तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? तो एक बारी बताना मुझे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें खुद बता दूँगी, ठीक है? तो मुझे एक बारी बताना क्या है कमेंट सेक्शन में, इंडस की ट्रिब्यूटरीज़। तो ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ये है इंडस की ट्रिब्यूटरी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पानी का सिस्टम भी अच्छा है नॉर्थ इंडिया में मोस्टली। तो वहाँ पे ये हम लोग ट्यूबवेल सप्लाई किए हुए हैं नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम अभी देख लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई है अभी, आगे मैं बताती हूँ। तो ठीक है, एक ये हमने अभी सिस्टम देखा अभी-अभी देखा हमने कि कैसे-कैसे तरीके से ये लोग बहुत सारे क्रॉप्स उगाते हैं। तो उस बहुत सारे क्रॉप्स को उगाने को कुछ तो बोलते होंगे ना, कुछ नाम होगा उसका पर्टिकुलर। तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, तुम्हें ये वन वर्ड मतलब तुम्हें ये एक्सप्लेन करने को शायद आ सकता है क्वेश्चन कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, या नहीं तो तुम्हें एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ऐसे सेंटेंस सा देके और उसमें पूछ सकते हैं कि किस टाइप की फार्मिंग ये क्या है, ठीक है, कौन सा मेथड है। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, टू ग्रो वन मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक पर्टिकुलर लैंड में एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाना इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड में एक साल में एक क्रॉप से ज्यादा उगाना इज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, डेफिनेशन एक बार अच्छे से अभी याद कर लो ताकि तुम्हें फिर बार बार देखने की जरूरत ना मिले और तुम्हें अच्छे से याद रहे क्या है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। याद कैसे करना है? वन वन वन, फर्स्ट वन क्या है? मोर देन वन है हमारा क्या? क्रॉप, मोर देन वन क्रॉप। सेकंड वन क्या है हमारा? वन पीस ऑफ लैंड। थर्ड वन क्या है? वन ईयर। ठीक है, टू ग्रो मोर देन वन, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, ये हमारा क्रॉप हो गया, ऑन अ ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ये हमारा लैंड हो गया, ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, याद हो गया? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए अभी अच्छे से ताकि तुम अच्छे से लिख सको और तुम्हें याद रहे क्या चीज़ थी। ठीक है, तो ये एक मेथड है कि किस तरीके से हम एक लैंड में एक पर्टिकुलर लैंड में अपनी फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। एक और मेथड है, ठीक है, एक और मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग को छोड़ के जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो किसके लिए यूज करते हैं हम? हायर यील्ड के लिए। हायर यील्ड का भी मतलब हम समझ लेते हैं। हायर यील्ड क्या होता है, मतलब यील्ड क्या होता है वो हम एक बार समझ लेते हैं। एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, उसमें हम कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप लगा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन एक सीजन में इंक्रीज करना, उसको हम बोलते हैं यील्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यील्ड। मतलब देखो, पहले हम जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए थे उससे पहले क्या सिस्टम था कि एक सीजन आया, ठीक है, विंटर सीजन आया, उसमें हम क्या उगाते हैं? वीट। ठीक है, वीट उगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर लाइन में हम वीट उगा रहे हैं। तो सपोज उसका हमें मिल रहा है एक सीजन में 1000 kg पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर लैंड में हमें मिल रहा है 1000 kg सपोज। ठीक है, एक हेक्टेयर का मतलब ही मैं तुम्हें बता देती हूँ, एक हेक्टेयर होता है
स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग लैंड, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग लैंड। क्या बताया मैंने? हेक्टेयर। ठीक है, जो यहाँ पे यूज करते थे, जैसे बाकी जगहों में, बहुत जगहों में गुंठा, बीघा, मरला, गज ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्टेयर यूज करते थे। तो हेक्टेयर, एक हेक्टेयर जो है वो इक्वलेंट टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद कर लेना, ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है शायद एमसीक्यूज में। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये था यहाँ का मेजरिंग लैंड, कैसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज तुम्हें बता दिया एग्जांपल। एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो जैसे मैंने ये सपोज तुम्हें एग्जांपल बता दी, मैं यील्ड का मतलब तुम्हें समझा रही थी, तो एक में ऐसे एक सीजन में हम 1,000 कर रहे हैं। बट अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे 1,000, 1 हेक्टेयर है ये लैंड, यहाँ पे भी वीट उगा रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमने यूज किए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब हमारे पास जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, यील्ड इंक्रीज हो गई है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। कितनी? 2,000 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग की वजह से हमारा इंक्रीज हो गया है क्या? प्रोडक्शन, यील्ड इंक्रीज हो गई है। यील्ड एक तरह से प्रोडक्शन ही होती है, तो ये इंक्रीज हो गई किसकी वजह से? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने से। तो ये हमारा यील्ड होता है यहाँ पे, हायर यील्ड। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, एक सेकेंड जो मैं पहले ये मिटा दूँ, सॉरी। हाँ, तो पता है देखो, पहले 1960 से पहले क्या होता, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा क्या ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे पहले हम यूज करते थे ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स जो हैं, ये साइड में तुम पिक्चर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। जिसमें हम क्या क्या यूज करते थे, खेत जोतने के लिए हम यूज करते थे बल्स, या नहीं तो इंसान ही यूज करते थे हम। ठीक है, ये खेत जोतना हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे क्या यूज करते थे, बल्स वगैरह, या इंसान ही यहाँ पे खुद से खेत जोत रहे होते थे। यानी तो हम एज अ फर्टिलाइजर क्या यूज करते थे, काउ डंग। ये जैसे जो लेडीज हैं बीच वाली पिक में, ये जो लेडीज उठा के लेके जा रही है, जैसे ये काउ डंग यूज करते थे हम पे। यानी तो हम नेचुरल मैन्योर यूज करते थे, जैसे छिलके वगैरह हैं, उनको एक जमीन में नीचे दबा के ऐसे रख दिया, उसके बाद बहुत टाइम बाद हम उसे खोदेंगे तो उसमें से नेचुरल मैन्योर निकल के आता है। ठीक है, वो जो सॉइल है वो वाला, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वो प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो उस तरीके से हम ये सब चीजें यूज करते थे। ठीक है, तो ये हमारे थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। क्या क्या? काउ डंग फॉर अ फर्टिलाइजर्स, एंड खेत जोतने के लिए हम क्या बल्स वगैरह हैं, तो इंसान यूज कर रहे होते थे। तो ये हमारे थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, फिर बाद में क्या आया, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया। कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आने लग पड़े। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में स्पेसिफिकली हम ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर देखें तो HYV सीड्स, HYV सीड्स आए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये तुम्हें HYV का अगर एमसीक्यूज में फुल फॉर्म पूछेंगे तो क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटीज। ठीक है, HYV सीड्स। तो ये इंट्रोड्यूस हुए थे स्पेसिफिकली। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो मैं एक जनरल नॉलेज की यहाँ पे तुम्हें बात बता देती हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे से वो चीज़ याद रहे, और तुम्हें अगर क्लास में पूछे या कहीं भी पूछे तो तुम्हें वो चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर MS स्वामी नाथन। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर MS स्वामी नाथन, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ, इन इंडिया। कौन थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया?
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, या तो क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब ये तो इंडिया की बात होगी, हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो किसने इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड में? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये किस कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इन्हें? वर्ल्ड में। अगर पूछते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या पूछते हैं? अगर बोलते हैं फादर ऑफ, या एक सेकंड रुक जाइए, बीच में मेरी से लाइन लगी। हाँ, फादर ऑफ, चलो यहाँ पे अच्छे से आ नहीं रहे हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूछते हैं तो वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। अगर पूछते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो पूछते हैं इंडिया में कितने किसने इंट्रोड्यूस किया, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर पूछते हैं वर्ल्ड में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ये याद कर लो, ये तुम्हें जनरल नॉलेज का ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड आइडिया मिल गया है यहाँ पे। तो अगर कभी पूछता है तुमसे कोई, तो तुम्हें ये चीज़ याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें अभी ये फायदा होगा, आगे चल के भी इस चीज़ का फायदा होगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसके थ्रू आए थे क्या? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए थे, स्पेसिफिकली क्या? एचवाईवी सीड्स। एचवाईवी सीड्स जो है किसने किस चीज़ में इंट्रोड्यूस हुए थे? ग्रीन रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो इसमें एचवाईवी सीड्स जो हैं, ये अगर हम प्रोड्यूस कर भी रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी खेत में प्रोड्यूस कर भी रहे हैं एचवाईवी सीड्स यूज़ करके, तो उसके लिए हमें चाहिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, क्योंकि इसमें बहुत पानी लगता है, बहुत ज़्यादा पानी। अगर पानी ज़्यादा नहीं तो वो सूख जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, मतलब सड़ने लग पड़ते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। ठीक है, एंड इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशंस लेने, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस होते हैं और बहुत जल्दी-जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको पानी भी चाहिए एंड इनके ख़्याल भी रखना पड़ता है ताकि इनमें कीड़े वग़ैरह ना लगें। तो इनके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। पेस्टिसाइड्स आर फॉर यही कीड़े वग़ैरह, एंड फर्टिलाइज़र्स ताकि अच्छे से जल्दी से वो उगे, एंड वाटर उगने के लिए। ठीक है, तो ये सब हम चीज़ें इनके साथ चाहिए होती हैं। तो ये हमने देख लिया मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी, एंड हमने देख लिया ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स भी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देख लो मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ऐसी-ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में। क्या? एचवाईवी सीड्स, उसके साथ क्या हमें चाहिए होता है? फार्मिंग मशीन्स। फार्मिंग मशीन इन द सेंस कि ट्रैक्टर हो गया जो खेत जोतने के लिए, थ्रेशर्स हो गया कल्टीवेशन वगैरह के लिए, और उसको झाड़ के बीज वगैरह निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मिंग मशीन्स वगैरह, जिनके अंदर यूज़ होता है डीजल। ठीक है, फिर हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं किसके लिए? कीड़े मारने के लिए। फिर पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्यूबवेल्स अगर हमें यूज़ करने हैं उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो डैम्स के थ्रू आती है, उसके थ्रू पानी भी हमें मिलता है। फिर कैनाल्स वगैरह भी, ये मोस्टली तुम्हें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा हैं ये कैनाल्स वगैरह, तो वहाँ पे ये बने होते हैं। तो ये इरिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, इरिगेशन की 3-4 फॉर्म्स हमने देख लिए यहाँ पे। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से वो जल्दी-जल्दी उगे, है ना? तो ये है हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, हमने क्या देख लिया? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी देख लिए, हमने लैंड से रिलेटेड भी पढ़ लिया, एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स भी देख लिए। ठीक है, तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जो मैं बताई थी, एक बार ये थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी, इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ, जब ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने यहाँ पे लेके आए थे, तो स्पेसिफिकली ये यूज़ हुआ था हमारे स्टेट्स में। कहाँ पे? मैंने बताया था कि पानी कहाँ पे ज़्यादा है? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कौन से स्टेट्स में? स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये एच वाई वी सीड्स हैं, उनको हमें क्या चाहिए? प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। तो मोस्टली किस एरिया में, कौन से स्टेट्स में है ये इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इनके पास पानी बहुत ज़्यादा था, इनके पास लैंड भी बहुत ज़्यादा था, जिसमें अच्छे से सब कुछ उग सकता है। वहाँ पे उगता बहुत जल्दी है यहाँ पे पंजाब में। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से उगता, जल्दी उगता है। तो वहाँ पे जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है, क्योंकि पानी वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ भी ये लोग अच्छे से करते थे, तो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चन आएगा तुम उसका आंसर ये दे सकते हो। अब हम पालमपुर का देख लेते हैं, पालमपुर में क्या हुआ था अगर हम ये लेके आए थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स।
तो मैंने जब बताया था तुम्हें कि हाई यील्ड होता है इससे, ठीक है। तो पालमपुर में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज कर रहे थे वहाँ पे, तब वीट जो है कितनी होती थी, 1300 केजी पर हेक्टेयर, 1300 केजी पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। अब जो है जब HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, न्यू फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, कितनी, 3200 केजी पर हेक्टेयर, 3200 केजी पर हेक्टेयर। तो पालमपुर में प्रोडक्शन ऑफ वीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी ये यूज़ करके। इसमें बस ये बताया गया है कि वीट के प्रोडक्शन पालमपुर में कितने अच्छे से हुई थी इंक्रीज। क्योंकि ये जो विलेज है पालमपुर, मैंने कहाँ बताया था, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। और हमने क्या देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे आया था, कौन कौन से स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पालमपुर भी है, वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, और वहाँ पे HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो वहाँ पे प्रोडक्शन वीट की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा। लैंड जो है अब वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमने क्या देखा, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्या, केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब भी केमिकल चीज़ें यूज होती है ना, ऑफकोर्स चीज़ें खराब होने लग पड़ती हैं आसपास की ना, बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किस में, लैंड पे हम यूज कर रहे हैं, किस लिए, ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो, कल्टीवेशन मतलब क्रॉप्स जो है जल्दी जल्दी ग्रो हो, और जल्दी से हमें एक सीजन में बहुत सारी प्रोडक्शन मिल जाए, है ना। तो जब हम लैंड पे वो केमिकल चीजें यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, और मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो वो जो भी केमिकल है वो कहाँ पे जाएगा, लैंड पे जाएगा ना, ये लैंड पे जाएगा पूरा। और लैंड क्या करता है, पानी जैसी चीज है वो, तो वो सोखने लग पड़ता है। जब वो सोखने लग पड़ेगा तो उससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब होने लग पड़ेगी, और सॉइल कैसा, हमारी जमीन कैसी, ऐसी दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। हमने और क्या देखा था कि वाटर पंप्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के थ्रू, क्या, वाटर पंप्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे। तो वाटर पंप्स जो ऐसे होते हैं ना, तो वाटर पंप्स नीचे से अंडरग्राउंड वाटर लेके आते हैं, और उसके थ्रू वो पंप करते हैं, और फिर वो खेत में पानी पहुंचाते हैं। तो जब हम इतने इसको, हम नीचे से ग्राउंड वाटर जब यूज कर रहे हैं, वाटर पंप्स, तो नीचे से जब पानी आएगा, कितने नीचे, इतना नीचे हुआ, फिर इतना नीचे हुआ, तो पानी नीचे का सूखता जाएगा ना, नीचे का ग्राउंड वाटर सूखता जाएगा। जब ग्राउंड वाटर सूखेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब खराब होगी, सॉइल खराब होने लग पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, सेम ये हालत होंगे, क्या आएगा, ड्रॉट आना स्टार्ट हो जाएगा, जमीन खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी। तो अच्छे से अगर हम यूज करें इस चीज को, किस चीज को, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को, HYV सीड्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, इनको अच्छे से हम यूज करें, तो ये सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, ड्रॉट सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो बस ये इस टॉपिक में, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड जिंदा रह पाएगा, ठीक रह पाएगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो हाँ, रह सकता है अगर ये सब चीजें हम अच्छे से यूज करें, एक लिमिटेड वे में यूज करें, और सही मात्रा में यूज करें, सही तरीके से यूज करें। सभी फार्मर्स को इस चीज की नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से यूज करें, और ये सिचुएशन ना आए, क्या सिचुएशन, ड्रॉट वाली सिचुएशन ना आए, सॉइल फर्टिलिटी खत्म ना हो, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म ना हो, ठीक है, और जमीन से पानी ना जाए, अंडरग्राउंड वाटर्स खत्म ना हो। तो एक लिमिट में अच्छे से यूज करें, तो सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। तो लैंड सस्टेन रहेगा, सारी चीजें अच्छे से यूज होंगी, तो सब कुछ अच्छे से रहेगा, इन्वायरमेंट ठीक चलेगा, ठीक है। तो इसमें यही चीज हमने डिस्कस की है, विल द लैंड सस्टेन में। नेक्स्ट जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पालमपुर में, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें अगर कोई डाउट्स है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट्स है, बेझिझक होके तुम पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वॉइस में कोई इशू हो रहा है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे ठीक होगा अभी, सॉरी अगर उसमें चीज़ में कोई इशू है, बट मैं आगे ठीक करूँगी इस चीज़ को। जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ आए चीज़ें। चलो, थैंक यू गाइस, बाय।